हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। जो पेपर आपका अगस्त में होने वाला था, वो पेपर अब मार्च में ही करवाने की बात की जा रही है। ऐसा बिहार के एक चैनल है, न्यूज़ चैनल, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे सूत्रों के मुताबिक उन्हें ये पता चला है कि जो पेपर आपके अगस्त में होने वाले थे वो अब पेपर मार्च में होंगे। अब ये कैसे करवाएंगे ये नहीं पता। फ़िलहाल तो आपके पेपर मार्च में करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसा ये कंफर्म आप मान कर चलिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए अच्छी खासी। तो हमने तो पहले यही सोचा था कि अगस्त तक अगर पेपर है, अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, तो हम डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। पर अभी जो सिचुएशन बना है अभी प्रेजेंट में, तो हमें अब डिटेल्स हम नहीं पढ़ सकते हैं। हम यही कर सकते हैं, हमारे पास 1 मंथ है और इस 1 मंथ में हम जितना हो सके उतना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे। और इसमें हम सब अपना एक चीज़ और ऐड करेंगे, जिससे आपका 70% नहीं बल्कि आपका 90 अब मान के चलिए 90% आपका क्वेश्चन आप यहाँ से आपको मिल जाते हैं। कैसे? बिहार में जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं या हुए हैं पेपर, ये सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अब ये पेपर कैसे सॉल्व होगा तो इसकी फ़िक्र नहीं करनी है, वही मैं आज बताऊंगी। और आज की क्लास आपसे मैं स्टार्ट कर दूंगी आज ही के दिन। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, बिहार के सारे जितने भी पेपर होते हैं बिहार में, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो मॉडल पेपर आपके आते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। तो जीएस की आप टेंशन नहीं लीजिए, जीएस की प्रैक्टिस मैं करवाती रहूँगी। आपके एग्ज़ाम तक मैं बनी रहूँगी, लगातार आपकी क्लास भी मिस नहीं होगी। डेली आपकी जीएस की प्रैक्टिस सेट होगी। और ये क्लास सिर्फ 1 to 5th के लिए नहीं, बल्कि 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, ठीक है ना। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी भी मैं क्लास अपलोड करती हूँ। तो सारे प्रैक्टिस सेट आपके पास जाने चाहिए। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप जब पढ़ेंगे आप देखेंगे सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है, हम जो क्लास एनसीईआरटी की कर रहे थे वो क्लास अब हम रोकते हैं जब तक कंफर्म न्यूज़ नहीं आ जाती। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस सबसे पहले आप जानते हैं कि पेपर में आपका मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आपका जो आधुनिक हिस्ट्री हो गया, और आपका यहाँ पे अगर बात करें फिजिक्स और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए। बायो को हम लास्ट में करेंगे क्योंकि बायो से आपके कम क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट हमने रखा है भौतिक राशियों का मात्रक और मापन, ये चैप्टर आपका है फिजिक्स से। अब हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है आपका पहला, मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? तो ये है आपका थिग्मोट्रोपिज्म। क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म। और ये आप देख सकते हैं 2022 में बीपीएससी एलडीसी मेंस में आया हुआ है। अब ये थिग्मोट्रोपिज्म होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है स्पर्शानुवर्तन है। क्या है? स्पर्शानुवर्तन मतलब आसपास को छूने या संपर्क करने की प्रतिक्रिया में थिग्मोट्रोपिज्म एक पौधे की दिशात्मक वृद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? यानी क्या होता है केंद्राभिमुखी बल? तो ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है, ठीक है ना। कैसे?
अब देखिए यहाँ पे बात करें, किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव यानी हमेशा केंद्र की ओर रहती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ पे केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसे क्या कहते हैं? केंद्राभिमुखी बल या सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूडोमीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं बरसात की मात्रा मापने के लिए, ठीक है, जिसे आप रेन गेज कहते हैं। बात करें हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 फेम्टोमीटर 10 की घात -15 m होता है, ठीक है ना। तो 1 फेम्टोमीटर बराबर होता है 10 की घात 15 -15 m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? तो बैरोमीटर हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। हवा के लिए हम एनीमोमीटर, ठीक है ना, एनीमोमीटर, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, हम अब थोड़ा सा तेज़ी इसमें स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हमें सब चीज़ कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्ट को। तो एनीमोमीटर यहाँ पे हम बात करें, हवा की गति, दिशा और गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का। और थर्मामीटर और वर्षा, थर्मामीटर हम क्यों प्रयोग करते हैं? तापमान को मापने के लिए। और वर्षा का मापन हम किससे करते हैं? वर्षा मापी, जिसे आप क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका वोल्टमीटर विभवांतर होता है, सही है। एमीटर विद्युत धारा सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल सही है। आपका गलत क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है और यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें हम यहाँ पे, देख लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे बात करें तो वोल्टमीटर विभवांतर होता है, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को मापता है और विद्युत प्रतिरोध मापता है आपके ओम मीटर, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? ये है आपका वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक विद्युत चालकता की बात करें रजत, जिसे आप चांदी कहते हैं। तो चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता पाई जाती है, ठीक है ना। सोना में भी पाई जाती है, तांबा में भी पाई जाती है, लेकिन क्रमशः इसमें चांदी, तांबा, सोना होता है। पहले नंबर पे चांदी हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका तांबा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका सोना हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई पूछा है तो ये हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत आवेश कूलाम होता है, विद्युत विभव वोल्ट होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम, और शक्ति का मात्रक होता है वाट, ऊर्जा और कार्य का क्या मात्रक होता है? जूल। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा और कार्य का दोनों का ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है, ओम मात्रक है डैश मापन का। तो ओम का मात्रक क्या है? ओम का मात्रक है प्रतिरोध, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा आपकी मापी जाती है, ये एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। ठीक है ना। ओम को किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, इससे ओम को डिनोट कर। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? तो ये माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ अब देख लेते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोस्कोप से आप क्या देखते करते हैं? तो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला उपकरण होता है। और स्पेक्ट्रोस्कोप से क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं? हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र है। स्ट्रोबोस्कोप जो है, स्ट्रोबोस्कोप आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है? तो सदिश, इसमें से गति सदिश नहीं है, बाकी सभी सदिश हैं। गति क्या है? अदिश राशि है। ठीक है ना। बल, आघूर्ण यानी टाक, वेग और विस्थापन, ये क्या है? सभी के सभी सदिश हैं। अब यहाँ पे बात करें तो सदिश कौन कौन सी हैं? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल और प्रवणता, ताप, प्रवणता, रेखीय संवेग आदि, ये सभी क्या हैं? सदिश राशि हैं। अदिश राशि वे होती हैं जिनमें केवल परिणाम होते हैं। सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होता है। ठीक है ना, ये देखिए। लेकिन अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिणाम होते हैं। और इसमें उदाहरण क्या है? गति, द्रव्यमान, घनत्व और तापमान। इन्हें आप याद रखिए। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। और आप ये सूत्र याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर आप याद रखेंगे 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस लाइन को आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई होती है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ये दूरी से संबंध है। ठीक है। और अब देखिए ये कितने जो है कितनी बार आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ये विद्युत धारा क्या है? मूल भौतिक राशि है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे मात्रक दिया हुआ है मूल राशि और उसका, तो एक तरफ मूल राशि दिया है, एक तरफ मात्रक दिया है। लंबाई किससे मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। ताप को केल्विन में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडला में मापा जाता है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये सभी आपके क्या हैं? इम्पॉर्टेंट है। इस सभी को आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं अगला, तापक्रम की SI। ठीक है, SI ये आपका इकाई क्या है? तो तापक्रम की इकाई केल्विन होती है। अभी आपने देखा कि ताप की इकाई क्या होती है? ताप की इकाई होती है केल्विन। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये मात्रक है ऊर्जा का। ठीक है ना। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। और ये सूत्र आप याद रखेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मी मात्रक है। तो फर्मी किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है फर्मी। और इसमें आपका एक फर्मी बराबर क्या होता है?
10⁻⁻15 मीटर समतुल्य होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि की बात है तो दाब अदिश राशि है, त्वरण क्या है? सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दाब, ये सभी क्या हैं? अदिश राशियां हैं। बल, वेग, त्वरण सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो राशि का मात्रक नहीं है प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? विकृति का कोई दाब नहीं होगा या प्रतिबल का, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? विकृति का कोई बल जो है मात्रक नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी प्रतिबल का मात्रक है, बल का भी मात्रक है और दाब का भी मात्रक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? एसआई का, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का क्या होता है? न्यूटन। और दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, समुद्री दूरी को मापा जाता है तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील से मील में मापा जाता है, और दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है, और डेसिमल को मापा जाता है, डेसिबल को ध्वनि में। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10 नैनोमीटर में 8 की पावर माइनस 8 10 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 8 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKS। ठीक है। MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है ना। MKO पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, MKS। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। कार्य की राशि, कार्य का मात्रक है जूल, और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। विद्युत शक्ति का वाट होता है, बल का होता है न्यूटन, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और आपके प्रतिबल का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो अदिश राशि की बात है, सामर्थ्य आपका अदिश राशि हो जाएगा, बल सदिश राशि है, संवेग और वेग भी अदिश जो है सदिश राशि है। एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है? तो ये तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हर्ट्ज होती है। तो आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानक से। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को नापा जाता है, तो अभी देखा आपने हर्ट्ज में नापा जाता है आवृत्ति को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर में दूध की गुणवत्ता का मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर में आपका क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश की बात है तो आयतन सदिश नहीं है। आयतन क्या है? अदिश राशि है। आयतन, विस्थापन हो गया, ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशि में आयतन आपका क्या है? अदिश राशि, और विस्थापन, वेग और बल आपका सदिश राशि है। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है,
चाल, मात्रा और तापमान, आयतन, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन की एक माइक्रोन बराबर क्या होता है। एक माइक्रोन बराबर 1/1000 जो है मिमी, ठीक है ना। तो 1000 1/1000 मिमी होता है, ठीक है ना। मिमी 1 माइक्रोन के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रोन बराबर अब इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 गुणे 1000 मिलीमीटर, या फिर आप 1 माइक्रोन मीटर बराबर 10⁻6 गुणे आप 10⁻3 मिलीमीटर बराबर, इसे आप 10⁻³ मिलीमीटर या बराबर 1/1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सारे ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है एक ग्राम बराबर क्या होता है। तो एक पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम होता है। 10⁻12 ग्राम का मतलब होता है 1 पिकोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ऑडियोमीटर क्या नापता है। तो ऑडियोमीटर मापता है ध्वनि की तीव्रता को, ठीक है ना। डेसिबल भी जो है इसी का है। तो इसमें आपका इसे डेसिबल भी आप कह सकते हैं। तो डेसिबल कह सकते नहीं, डेसिबल होता ही है। अब हम चैप्टर 2 आते हैं और चैप्टर 2 में हमारा है यांत्रिकी, ठीक है ना। अब यांत्रिकी से हमारा पहला क्वेश्चन है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें, पहला है ऑप्शन सही, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। यानी आप जब बॉल को हाथ को पीछे की ओर करते हैं तो आपका जो बॉल का जो बल होता है, जो मतलब कि उसका आपके हाथ पे ज़्यादा तेज़ नहीं लगता है, ठीक है ना। इसलिए हाथ को पीछे करते हुए बॉल को पकड़ते हैं। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये सूत्र याद रखेंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। तो ये गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में क्या होता है, घर्षण बल शामिल होता है, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये आप याद रखेंगे, जिस घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण या रोलिंग घर्षण। तो ये तीनों घर्षण याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर जाती है, तो जो यात्री होते हैं वो किधर को झुकेंगे, आपका ये झुकते हैं हमारे बाईं ओर, ठीक है ना। ये विपरीत दिशा में झुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा के बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम या ध्वनि की तीव्रता को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या करता है, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति करता है, ठीक है ना।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आघात और प्रत्याघात के बल क्या होते हैं? हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आघात समान और प्रत्याघात क्या होता है? विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कारखाने में 10 kg कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है तो 2 घंटे के लिए समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्यूमीनियम प्राप्त किया जा सकता है? ये 9 kg एल्यूमीनियम प्राप्त किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। तो गतिक उत्थान के कारण, पानी की श्यानता के कारण या पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये आपका क्या होता है? पानी के पृष्ठ के तनाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या होता है? तो ये होता है पृथ्वी के पृष्ठ यानी पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। तो सबसे ज़्यादा श्यानता ये शहद में होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम, ठीक है, क्या होता है? अत्यंत शुष्क मौसम होता है। तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर इंगित करता है, जबकि इसके पाठ्यांक का अचानक गिरना आंधी या तूफान का संकेत करता है। तो जब ये अचानक से वृद्धि होती है तो मौसम क्या होता है? शुष्क होता है। लेकिन अचानक ये गिरता है, इसका तापमान गिरता है तो क्या होता है? आंधी और तूफान आने की संभावना होती है तथा धीरे धीरे जो है गिरना, वर्षा होने की। तो अगर जब धीरे धीरे गिरती है तो ये वर्षा होने का कारण होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो ये हम जो है निस्पंदन करते हैं या केंद्र प्रसारण। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? केंद्र प्रसारण करते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं? केंद्र प्रसारण करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री को आगे का धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है कैसे? तो इसे न्यूटन की गति का पहला नियम से समझाया जा सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होता है? पानी का स्तर वही रहेगा। ठीक है, पानी का स्तर वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या होता है? तो वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखता है। ठीक है ना। वायु पंपों के उपयोग से, तो वहाँ पे क्या लगा होता है? वायु पंप लगे होते हैं जिसकी वजह से वायुमंडलीय दबाव एक समान बनाए रहता है। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में अधिक है। आप क्या कहना चाहेंगे? रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम है। और यहाँ पे क्या बोला? अधिक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और हमें क्या सेलेक्ट करना है? कम वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। तो उनके तुलना में क्या होता है? जो है कम घर्षण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की
ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि तो किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में हम जब लुढ़का कर ले जाते हैं तो ये आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा दोनों स्थितियों में किया गया कार्य समान है, लेकिन लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बात करें, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, तो ये होता है सतही तनाव के कारण। ठीक है ना, पृष्ठ तनाव। तो अब देख रहे हैं वही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग जो है लैंग्वेज में अलग अलग पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर के बराबर होता है, तो एक हार्स पावर के बराबर 746 वाट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो एक हार्स पावर के बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है, तो छिपकली का पैर ये सक्शन पैड की तरह काम करता है, सक्शन पैड। अगला है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है, तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं पहिए और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ाने के लिए दिया है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। पहिए और धुरे के बीच घर्षण को कम करने के लिए हम स्कूटर या साइकिल में जो आप देखे होंगे गोल गोल सा आप छर्रे पाए जाते हैं, बॉल बेयरिंग कहते हैं उसे। ठीक है ना, तो उसे यूज़ करते हैं। अगला है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी, तो ये पहले से कम हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो किए गए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। ये आपका हो जाएगा बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में। यहाँ पे हो जाएगा आपका जूल में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जूल को यहाँ पे इन्होंने बोला है यदि बल को न्यूटन में, ठीक है, यानी बल का न्यूटन हो जाएगा और दूरी को मीटर में मापते हैं तो कार्य को किस में मापेंगे? तो ये जूल हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान, ठीक है ना, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या होता है? द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, तो बल गुणनफल है किसका?
बल गुणनफल है द्रव्यमान गुणे त्वरण का, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण का होता है। और द्रव्यमान गुणे वेग ये होता है हमारा किसका, तो ये होता है संवेग का, ठीक है ना, संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है, तो किसी प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, सरल रेखीय, परवलयिक, दीर्घवृत्तीय या अति परवलयिक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका बी हो जाएगा, परवलयिक हो जाता है। किसी प्रक्षेप्य पथ होता है तो ये परवलयिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है 30 क्वेश्चन हमने पहले टॉपिक से किया, 33 क्वेश्चन, और अब दूसरे टॉपिक से हमने 30 क्वेश्चन किया, ठीक है ना, 60 क्वेश्चन हमने किया है। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में फिजिक्स के क्लास के साथ ही, और इसके साथ ही और भी क्लास लेकर आऊँगी जिसका मैं जो है बता दूँगी आपको टाइमिंग वगैरह सब कुछ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी भी क्लासेस मैं लेके आ रही हूँ। ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। ये सभी आपके बिहार में जितने भी पेपर हुए हैं उनके PYQ रहने वाले, और सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है और चैप्टर वाइज है। तो इसके हिसाब से आपको इसमें तैयारी आपका बेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, और भी प्लेटफॉर्म पे जितने भी आपके सोशल मीडिया जहाँ पे आप कनेक्ट हैं आप हर जगह से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।